वेलकम टू लॉसिफाइड गाइस। आ चुकी है एमपीसीजे प्रीलिम्स 2022 की एग्ज़ामिनेशन डेट। अब हमने एक वीडियो पहले लाया था जिसमें हमने डेट प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी। वो हमारा इस प्रीमाइस पर बेस्ड था कि अगर जो फाइनल रिज़ल्ट है वो आ जाने के बाद ही नई वैकेंसी की डेट आएगी, बट एक्चुअली वो हुआ नहीं। जो डेट आई वो पहले ही आ गई और 2019 फ़ेज़ 2 वैकेंसी का रिज़ल्ट नहीं आया अभी तक, उसके पहले ही डेट अनाउंस हो गई। तो ये हमारे लिए भी एक सरप्राइज़ था कि एमपी हाई कोर्ट ने डेट अनाउंस कर दी। बट अब ठीक है, डेट अनाउंस हो गई है तो हमें करनी है प्रिपरेशन, और बचे हैं सिर्फ 30 डेज़ ऑलमोस्ट। तो हमें अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से तय करनी है। तो चलिए आज हम आपको कुछ पॉइंटर्स बताएंगे, और हमारी एक और जो लॉसिफाइड बडी है आपकी श्रद्धा श्रीवास्तव, वो अनअकैडमी पे हैं। वो आपकी डीजेएस की भी प्रिपरेशन करा रही हैं, और साथ ही साथ आपके लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पर भी काफ़ी अच्छे लेक्चर्स उनके हैं अनअकैडमी पर। तो आप जा सकते हैं, फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं, उनके पहले के भी फ्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ वो जाकर देखिएगा। और एमपीसीजे पर भी हम आपको पहले कुछ वीडियोस हमारे बता दें जो ऑलरेडी हैं। एक तो आपका एमपी अकोमोडेशन एक्ट पे 1 घंटे का होलिस्टिक वीडियो है, वो ज़रूर देख लें। उसमें हमने पूरा एक्ट प्री के हिसाब से कवर किया है। दूसरा, हमने 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंटर्स बताए हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं स्पेसिफिकली फॉर एमपीसीजे प्रीलिम्स 2022। यानी आपकी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तो हर बार होती है, पर 2022 की प्रीलिम्स में ऐसा अलग क्या है और आपको ऐसी कौन सी 5 चीज़ें करना ज़रूरी है, वो भी हमने बताया है जो आपकी सिलेक्शन में सहायक होगी। इसके अलावा हमारे काफ़ी वीडियोस और भी हैं। एक हमारा होलिस्टिक स्ट्रैटेजी पर वीडियो है जिसमें प्री और मेंस की हमने ओवरऑल स्ट्रैटेजी बताई है एमपीसीजे की। तो एमपीसीजे पे बहुत मटेरियल है, ट्रांसलेशन पे, जजमेंट राइटिंग पे, तो सब जाकर देखिएगा। अब चलिए बात करते हैं 30 डेज स्ट्रैटेजी की और शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स जान लेते हैं कि 2 घंटे का टाइम मिलता है आपको इस एग्ज़ाम में। 2 घंटे यानी 120 मिनट्स। इसके बाद नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो हैं वो 150 हैं, और इसके बाद कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात ध्यान में रखने वाली है कि कोई नेगेटिव मार्किंग एमपीसीजे में नहीं होती। इसके बाद मिनिमम स्कोर का क्राइटेरिया एमपीसीजे में होता है, यानी कि इतने स्कोर तो आपको लाने ही लाने हैं। कट ऑफ दूसरी बात हो गई, लेकिन ये मिनिमम स्कोर तो आपको क्वालिफाई करने के लिए लाना ज़रूरी है। वो क्या है? 60% है फॉर अनरिजर्व्ड और ओबीसी के लिए, और 55% है फॉर एससी एंड एसटी। 60% किसका? ये 150 मार्क्स का, यानी 150 क्वेश्चंस होते हैं, हर क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, यानी टोटल मार्क्स कितने हो गए? 150 मार्क्स। तो 150 मार्क्स का जो भी 60% होता है उतना लाना ज़रूरी है अनरिजर्व्ड और ओबीसी को, और 55% एटलीस्ट लाना ज़रूरी है एससी और एसटी को। अब एग्ज़ामिनेशन जो होती है वो ओएमआर शीट पर नहीं होती है, ये कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन है, और इसमें जो 10 गुना लोग होते हैं वैकेंसी के 10 टाइम्स, वो सिलेक्ट होते हैं मेंस एग्ज़ामिनेशन देने के लिए। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो हमने समझ ली, जो जहाँ तक है आप सभी को पता होगा। अब हम आगे चलते हैं। अब ये हैं सब्जेक्ट्स। ये देखिए, कुछ सिलेबस प्री का तो नहीं बदला है, थोड़े चेंजेस आपके मेंस के सिलेबस में और मेंस की मार्किंग स्कीम में आए हैं, जो अभी डिस्कस करना हमें ज़रूरी नहीं है। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप मेंस की तैयारी करते हैं ना एमपीसीजे के, तो आपको हर एक सब्जेक्ट पर इक्वल ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर लगभग मार्किंग जो होती है वो हर सब्जेक्ट को इक्वल नंबर ऑफ़ मार्क्स अलॉट होते हैं। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि सब्जेक्ट प्रायोरिटाइज़ कर लें, बट आप प्री में ये कर सकते हैं। देखिए कितनी वेल डिफाइंड मार्किंग स्कीम है। हर जुडिशरी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि आपको इतना क्लियरली डिमार्केशन मिले, लेकिन इसमें मिला हुआ है कि किस सब्जेक्ट से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पहले सब्जेक्ट डिस्कस कर लेते हैं कौन से हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट, इससे 15 मार्क्स का आता है। आईपीसी, सीआरपीसी, इन तीनों से 15 मार्क्स का आता है। सीपीसी, इससे 15 का आता है, और कॉन्स्टिट्यूशन से 10 मार्क्स का आता है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स हैं मेजर, जिनका वेटेज भी आपका ज़्यादा है। उसके बाद के वेटेज की बात करें तो फिर सबका काफ़ी कम कम वेटेज है। ये प्रॉपर्टी आपकी 7 मार्क्स की है, कॉन्ट्रैक्ट 8 का, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 6 का, लिमिटेशन एक्ट 4 का,
MP अकोमोडेशन एंड MP लैंड रेवेन्यू 10, यानी मतलब 5 के हैं, तो टोटल लोकल एक्ट्स के मार्क्स मिला के हो गए 10 मार्क्स। फिर यहाँ पर प्रक्रिया में लिखित अधिनियम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 5 का, चलिए ये तो हो गया लॉ। अब इसके अलावा 40 मार्क्स होते हैं अलग। 110 मार्क्स का तो आपका लॉ हो गया, 40 मार्क्स डिफाइन करते हैं बाकी चीज़ें। जो आपका कंप्यूटर होता है वो 10 मार्क्स का होता है, इंग्लिश होता है वो 10 का होता है, सामान्य ज्ञान होता है वो 20 का होता है। आगे ना हम ये भी डिस्कस करेंगे पढ़ना कहाँ से है 1 महीने में, अगर अभी तक आपने नहीं देखा, और हो सकता है आपने ना देखा हो क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं था कि MPCJ शायद इतना जल्दी आ जाएगी। DJS भी है, HJS मेंस भी है, RJS मेंस भी है, तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि ये एरियाज़ जो है ना वो कवर नहीं हो पाए होंगे। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि 30 डेज़ में आप क्या रिसोर्सेज अप्रोच कर सकते हैं बेस्ट वे में इनको प्रिपेयर करने के लिए। छोड़ना बिल्कुल नहीं है क्योंकि MPCJ का कट ऑफ बहुत हाई जाता है। लॉ में सब स्कोर करते हैं बहुत अच्छा, 110 में से 105, 104 ये स्कोर आना ही चाहिए आपका लॉ में। उसके बाद ये सभी का आता है जो क्वालिफाई करते हैं। 40 मार्क्स आपका सिलेक्शन डिफाइन करते हैं जो बचे हुए हैं, जो आपके इंग्लिश, कंप्यूटर और सामान्य ज्ञान के हैं, तो उसको छोड़ना कतई नहीं है, एकदम नहीं। MPCJ में तो भूल कर भी नहीं, है ना। चलिए अब लास्ट 30 डेज़ में आपको क्या करना है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज क्या करना है, तो देखिए इतना मैं बोल सकती हूँ कि जनरल नॉलेज आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि 20 दिन हम लॉ पढ़ेंगे, आखिरी के 10 दिन हम जनरल नॉलेज पढ़ेंगे। उसमें पता है क्या होता है कि आप लॉ करते रह जाते हैं और लॉ तो ख़त्म होता नहीं है। लॉ तो अपार है। लॉ ऐसा है ना कि आप सिलेक्शन करवा भी लोगे ना अपना, यानी इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा आपका, उसके बाद भी आपको लगेगा कि आपको लॉ नहीं पता है, आप और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हो। तो ये तो बिल्कुल मत करना कि लॉ और जीके को अलग अलग डेज़ में डिवाइड करें, क्योंकि उसमें आपका कभी आप जीके पर पहुंच नहीं पाएंगे, आप लॉ ही करते रह जाएंगे। और मान लीजिए आपने जीके पर स्विच भी किया, फॉर एग्जांपल 20 डेज़ आपने लॉ पढ़ा, 21, 22, 23, 24, 25, चलिए 5 दिन आपने जीके पढ़ा। जीके पढ़ते पढ़ते आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आप लॉ भूलते जा रहे हैं, तो आपको लगेगा कि मैं वापस लॉ पढ़ लूँ, तो उसमें ये होगा ना कि आपका जीके कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस आप जीके को डेली शेड्यूल में रखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ बहुत टाइम दीजिए, बट एटलीस्ट आप जितना टाइम लॉ को दे रहे हैं उसमें से थोड़ा तो निकाल के जीके को डेली बेसिस पर दीजिए। ऑल्सो आई विल नॉट टेल यू द नंबर ऑफ़ आवर्स। देखिए सबका ये होता है ना, सब अपने हिसाब से पढ़ते हैं, जिसकी जितनी तैयारी है वो उतना नंबर ऑफ़ आवर्स अलॉट करता है। और काफ़ी एग्जामिनेशंस क्लैश हो रही हैं, तो मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि इतना घंटा MPCJ के लिए पढ़िए, बट मैं बस इतना बता सकती हूँ कि डिमार्केशन क्या होना चाहिए। तो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल 8 घंटा पढ़ रहे हैं, उसमें से आप 6 घंटा लॉ पढ़िए, 2 घंटा आप जीके को दे दीजिए। चलिए 2 घंटा नहीं देना चाहते, आप 1.5 घंटा दे दीजिए, यानी 1.5 आवर्स। तो जनरल नॉलेज डेली करें 30 डेज़ में। ये मेरी तरफ से आपके लिए स्ट्रैटेजी में सबसे पहला पॉइंट होगा। इसके बाद कंप्यूटर और इंग्लिश का क्या करें, तो देखिए इंग्लिश में मानती हूँ बेसिक आती है, तो जो लोग सामान्य इंग्लिश जानते हैं उनके लिए इतना टफ नहीं होगा। लेकिन जब कंप्यूटर पे हम आते हैं तो MPCJ ने कंप्यूटर में अपना तरीका बहुत बदला है। यानी कंप्यूटर पहले ऐसा होता था ना कि कंप्यूटर भी बहुत बेसिक आता था, तो आप कंप्यूटर ना भी पढ़ो ना अगर, तो आपसे बन जाता था। बट अब कंप्यूटर थोड़ा टफ आने लगा है, तो कंप्यूटर आप बिना पढ़े नहीं जा सकते हो, तो वो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो क्या करें आप, कहाँ से पढ़ें कंप्यूटर, तो कंप्यूटर आप पढ़ सकते हैं, ल्यूसेंट की ही आती है कंप्यूटर की, अलग से बहुत पतली सी किताब होती है, बहुत ही पतली। उसमें कुछ टॉपिक्स दिए होते हैं, उस पर मटेरियल होता है और फिर क्वेश्चंस होते हैं, तो आप वो करके चले जाएं तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट होना चाहिए। अब ये ऑल्टरनेट डेज़ मैंने क्यों लिखा है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि ऐसा कर लें, एक दिन कंप्यूटर एक दिन इंग्लिश। जैसे कि मैंने बताया था 8 घंटे आप पढ़ रहे हैं, उसमें से आप 6 घंटे तो लॉ पढ़ रहे हैं, 1.5 आवर्स आप जीके को दे रहे हैं। बचा जो आधा घंटा है आपका, यानी 0.5 आवर्स, आधा घंटा बस दें। आज आधा घंटा इंग्लिश को दे दें, कल आधा घंटा कंप्यूटर को, उसके बाद फिर आधा घंटा अगले दिन इंग्लिश को दें, फिर उसके अगले दिन कंप्यूटर को। इस तरीके से ऑल्टरनेट डेज़ में आप कंप्यूटर और इंग्लिश कर लें। मैं बहुत टाइम देने के लिए इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि देखिए क्वेश्चंस बहुत अनप्रडिक्टेबल हैं, इंग्लिश में भी और कंप्यूटर में भी, है ना। तो बहुत मेहनत करेंगे आखिरी 30 डेज़ में, तो वो कितना फ्रूटफुल होगी हम नहीं कह सकते। तो बेटर एक
रीज़नेबल टाइम दिया जाए तो मेरे ख्याल से इतना सफिशिएंट होगा कि आप रोज़ आधा घंटा भी कंप्यूटर को दे देना तो इट विल डू। बट छोड़े ना, ये ना सोचे मैं कर लूँगा या कर लूँगी कुछ भी आए कंप्यूटर में, क्योंकि अब कंप्यूटर जो आती है वो थोड़ी टफ आती है एमपीसीजे में। इसके बाद अगर हम बात करें लॉ की, तो देखिए लोग आप का सुना होगा आपने, लोग कहते हैं कि भाई अब तो आखिरी महीने में तो सिर्फ मल्टीपल चॉइस करिए। वो जो कहते हैं ना वो बहुत सही कहते हैं कि एमसीक्यू करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो ऐसे ही नहीं बोला गया है। वो जुडिशियल सर्विसेज में देखिए कुछ चीज़ें यूनिवर्सल ट्रुथ होती हैं जो आपको मान के चलनी होती है। एमसीक्यू आपको बहुत हेल्प करते हैं। एक तो इस चीज़ में हेल्प करते हैं कि कई बार आप टॉपिक पढ़ लेते हैं बट आप रियलाइज़ नहीं करते कि उसमें एग्जैक्टली किस चीज़ पे एम्फेसिस करके पढ़ना था आपको और क्या चीज़ छोड़ देनी थी। तो ऐसे में क्या होता है, कोई टॉपिक करके आपको लगता है आपको आता है, बट जब आप क्वेश्चंस करते हैं उस टॉपिक के तो आपको वो नहीं बनते हैं, क्योंकि आपने हो सकता है कोई क्लॉज ऐसे ही छोड़ दिया, आपको लगे ना आए बट उससे क्वेश्चन बनते हों। तो एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये ना सोचें मेरा सिलेबस बचा है तो मैं पहले सिलेबस कंप्लीट कर लूँ। इनफैक्ट ये कीजिए कि जितना सिलेबस बचा है ना उन टॉपिक्स के एमसीक्यू ज़्यादा लगाइए आप, वो बेटर होगा। इसके लिए जैसे बहुत सारी बुक्स हैं, अब यूनिवर्सल की भी आती हैं, सिंगल की भी आती हैं। सिंगल की मैं कहूँगी वो प्रिफ़र कीजिए, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज जो होती है उसमें क्या होता है ना, आपके जिस जिस जुडिशरी में उस पर्टिकुलर टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं ना, वो सारे क्वेश्चंस वो लोग क्लब करके आपको एक जगह प्रोवाइड कर देते हैं। तो जैसे आपका एक टॉपिक हुआ, फॉर एग्जांपल आपका अरेस्ट कंप्लीट हुआ, आप सिंगल खोलिए सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज की, अरेस्ट वाला जो है उस पार्ट को आप पूरा कर लीजिए। तो उसमें जितने भी अरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस जुडिशियल सर्विसेज में आए हैं वो सब एक साथ दिए होते हैं। तो इट विल हेल्प यू कि आपका जो भी टॉपिक है वो होलिस्टिकली कवर हो जाए। अब यहाँ 2 टाइम्स क्यों लिखा है मैंने? 2 टाइम्स का ये कारण है कि आपको कम से कम 2 बार एमसीक्यू करने हैं, जहाँ से भी आपने किए हैं उसी रिसोर्स से, उसी सोर्स से। देखिए अब सोर्स मत बदलिएगा, जो आप कर रहे थे वही कीजिए। तो आपने जहाँ से भी एमसीक्यू लगा रखे हैं या अब लगाने वाले हैं, इस मंथ में 2 बार तो उसको रिपीट कीजिए। एक बार जैसे करिए पूरे एमसीक्यू, उसमें चलिए आपको लग गए 15 से 20 दिन लग गए। 15-20 दिन लग गए आपको पहली बार एमसीक्यू करने में। फिर बाकी के जब 10 दिन बचेंगे ना, उसमें उसको दूसरी बार रिपीट कीजिए। अब वो कम टाइम में कैसे रिपीट होंगे? वो ऐसे रिपीट होंगे कि जब आप पहली बार कर रहे हैं ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को मार्क कर लीजिए जो आपको याद नहीं रहेंगे या आपको दोबारा देखने की ज़रूरत है। तो इसमें ये होगा कि जब दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको हर क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ वो रिपीट कीजिए जो आपको लग रहा है आपको ध्यान नहीं रहते हैं या आपसे पहली बार में गलत हुए हैं। और यहाँ मैंने लिखा है बेयर एक्ट एटलीस्ट 1 टाइम। देखिए मैंने एमसीक्यू की वैल्यू यहाँ ज़्यादा बताई है, मल्टीपल चॉइस तो 2 बार करनी ही है। आपका भले बेयर एक्ट एक बार कंप्लीट हुआ हो, इसलिए मैंने कहा कि एक काम कीजिए, शुरू के 20 डेज़ ऐसे दीजिए कि आप बेयर एक्ट भी पढ़ें, साथ ही साथ आप एमसीक्यू भी करें। जिस भी टॉपिक का आप बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं, जिस भी टॉपिक को आप बेयर एक्ट से कवर कर रहे हैं, उसी टॉपिक के उस दिन एमसीक्यू लगा लीजिए। तो ऐसे करके 20 दिन में कोशिश करें कि आपके सारे सब्जेक्ट्स की एक बेयर एक्ट से रीडिंग हो जाए और साथ ही उसके एमसीक्यू हो जाए। तो इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने 20 डेज़ का टाइम बोला। फिर बच्चे जो 10 डेज़ रहेंगे उसमें सिर्फ एमसीक्यू रिपीट करें, जो कि आपको नहीं आए थे पिछली बार, जब आपने पहली बार किया था तब। तो 20 दिन पहले इसलिए दिए मैंने क्योंकि आपको बेयर एक्ट भी पढ़ना है, इसलिए बेयर एक्ट प्लस एमसीक्यू के लिए ज़्यादा समय दिया मैंने। अब बाकी के जो बचे 10 दिन रहेंगे उसमें सिर्फ मल्टीपल चॉइस रिपीट कीजिए। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने लिखा है टेक 4 सब्जेक्ट्स टुगेदर। इससे मेरा मतलब ये है कि ऐसा ना करें कि 3 दिन सीआरपीसी ही कर रहे हैं, फिर उसके अगले 3 दिन आईपीसी ही कर रहे हैं। इसमें ये होगा ना कि आप जब तक एंड तक पहुँचेंगे, आखिरी 12वें सब्जेक्ट तक पहुँचेंगे, आप पहला भूल जाएंगे और आपको लगेगा यार ये तो बहुत शुरुआत में किया था, अब तो याद ही नहीं है। तो बेटर है एक किसी सब्जेक्ट को उठा के पूरे टाइम करने से आप दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स करें। 3 से 4 सब्जेक्ट आप दिन में रखें, वैरायटी लें। आपको ऑलरेडी डिमार्केशन पता है मार्क्स का, कि कौन सा ज़्यादा मार्क्स का है, कौन सा कम मार्क्स का है। तो हमने अभी देखा 5 मेजर सब्जेक्ट हैं जो ज़्यादा नंबरों के हैं। तो डेली आप 2 मेजर सब्जेक्ट रख लें, 2 माइनर रख लें, ये जैसा आपको सूट करता है। 1 मेजर रख लें, 3 माइनर रख लें। सिविल और क्रिमिनल मिक्स करके पढ़ें ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। तो इसमें क्या होगा ना, कोई भी सब्जेक्ट आपका छूटेगा नहीं। आपको ये नहीं लगेगा आप भूल गए या इससे तो बहुत समय तक नाता ही नहीं था, ये तो बिल्कुल शुरू में पढ़ के बंद कर दिया हमने। कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना हो जो आपने पढ़ के बंद कर दिया हो।
हर सब्जेक्ट थोड़ा साथ साथ चलना चाहिए, तो आपको कभी ये फ़ील नहीं होगा कि आप किसी सब्जेक्ट को एकदम करके भूल चुके हैं। क्योंकि होता है ऐसा, लगता है भूल गए, एक बार करा फिर भूल गए। इसलिए मैंने जीके का भी बोला डेली करो, जो भी कर रहे हो डेली करो, भले ही बहुत कम टाइम दो। अब आप 6 घंटे लॉ पढ़ रहे हो और 4 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो हर एक सब्जेक्ट को 1 से डेढ़ घंटा दे पाओगे आप, ज़्यादा नहीं दे पाओगे। लेकिन उसमें ये फ़ायदा है ना कि जब आपके पास वैरायटी ऑफ थिंग्स होती है ना, तो आपको पढ़ने में मन लगता है, आप ज़्यादा टाइम पढ़ पाओगे। दूसरा, आपका सब्जेक्ट से जो भी है छूटेगा नहीं अटैचमेंट, कि ये हुआ कि आप भूल के एक बार करके रख दिया, वो भी सिस्टम नहीं होगा। वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके पास और नुकसान कुछ है नहीं इसमें, क्योंकि आप चाहे 3 दिन में 1 सब्जेक्ट करो या आप वही 3 दिन 4 सब्जेक्ट्स लेके चलो, बात तो एक ही है, होना तो सभी कंप्लीट हैं एक ना एक टाइम पे, बट वो बेटर तरीके से कंप्लीट होंगे। तो मेरा कहना यही है कि ये चीज़ें रेफ़र करें। अब जनरल नॉलेज पे मैंने बताया था कि मैं थोड़े सोर्सेज़ बता दूँगी आपको। कंप्यूटर का मैंने आपको बता दिया, ल्यूसेंट आती है बहुत पतली सी, वो रेफ़र कर लो। इंग्लिश में देखिए, कोई सी भी नॉर्मल इंग्लिश की बुक ले लीजिए। जो बच्चे इंग्लिश थोड़ा ज़्यादा जानते हैं उन्हें मुझे नहीं लगता ज़रूरत है। पर जो लोग का थोड़ा बेसिक इंग्लिश में अच्छा नहीं है, वो कोई सी भी बेसिक सी किताब लेके पढ़ लें उससे। अब जनरल नॉलेज की हम बात करें, तो देखिए जनरल नॉलेज में पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि जनरल नॉलेज पे हमारा एक पूरा वीडियो है कि जनरल नॉलेज में कैसे कैसे स्कोर करना है, क्या सोर्सेज रेफ़र करने हैं, इस पे पूरा एक वीडियो बना हुआ है। वो ज़रूर जाके देखिए, बहुत हेल्पफुल होगा आपको। उसमें हमने स्पेसिफिकली ये तक बताया है कि एमपी जीके में भी आपको क्या पढ़ना है, सब जीके नहीं पढ़ना है, तो इस बात पे फोकस कीजिए। अब देखिए, वैसे मैं अगर शॉर्ट में डिस्कस करूँ अभी, तो जीके में आपके पास रिसोर्सेज हैं कि आप कोई भी एमपी जीके की एक लोकल बुक उठाइए, जैसे कि आप नो योर स्टेट है अरिहंत की, या तो वो भी ले सकते हैं। उसमें से सब नहीं पढ़ना होता है, ये बात ध्यान रखिए। कोई भी किताब का फर्स्ट से लेके एंड पेज नहीं पढ़ना है जीके में। तो एमपी जीके की जो भी बुक लें उसमें क्या पढ़ना है, तो वो वीडियो देख लें। उसमें हमने स्पेसिफिकली बताया है कि एमपी जीके में कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। ये तो हो गई एमपी जीके की बात। तो क्या है ना कि अब आपके पास कम दिन है, तो आप ऐसे पूरी किताब पढ़ेंगे तो होगा नहीं, तो बेटर है हमारा वो वीडियो देख लो, उसमें से जो टॉपिक हमने बोले हैं बस वो कवर कर लें। इसके बाद दूसरी चीज़ आती है आपका करंट अफेयर्स। तो देखिए, करंट अफेयर्स बहुत डिटेल में करने का वक्त गया, वो वक्त नहीं है आपके पास। तो बैठ के हर महीने की प्रतियोगिता दर्पण पढ़ने का समय गया। तो जो लोग अभी तक बिल्कुल ही करंट नहीं कर रहे थे, या फिर बहुत ही ऐसे कर रहे थे कि वो नहीं है तैयार, तो अब देखिए बहुत डिटेलिंग में करने का टाइम गया आपका। बेटर है आप कोई छोटा सा रिसोर्स लें, पिछले 1 साल के करंट अफेयर उससे करें। स्पीडी ले लें आप, स्पीडी बहुत छोटी आती है, उसमें सब कवर हो जाता है। लीड द कंपटीशन एक साइट है, लीड द कंपटीशन में आपके 3-4 पेज में पूरे महीने के करंट अफेयर ख़त्म हो जाते हैं। तो देखिए, अभी समय नहीं है, तो जितना समय है उसके हिसाब से मैं कहूँगी आप वहाँ से करंट अफेयर्स कर लें। क्योंकि मतलब नहीं, आप बहुत ज़्यादा जगह से पढ़ लेंगे और आपको याद कुछ नहीं रहेगा तो भी सेंस नहीं है। तो बेटर एक ऐसा रिसोर्स लें, ऐसा सोर्स पकड़ें जो आप रिपीट कर पाएँ। तो आप जहाँ से भी करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, आप ये मेक श्योर करें कि आप उतना डिटेल्ड कोई सोर्स ना उठाएँ कि वो आपसे रिपीट ही ना हो पाए। कुछ छोटी चीज़ लें, एटलीस्ट जितना पढ़ें उतना पेपर में तो दिखे। पता चला पढ़ के बहुत गए लेकिन उस पॉइंट पे कुछ याद ही नहीं आ रहा, इतना पढ़ लिया, क्योंकि वो रिपीट करने का टाइम ही नहीं मिला। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब आते हैं स्टैटिक जीके पे। तो देखिए, स्टैटिक जीके में जो एमपी स्पेसिफिकली जो फोकस करता है वो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करता है, और जो मिसलेनियस पार्ट होता है आपका ल्यूसेंट में, उस पर ज़्यादा फोकस होता है। तो एमपी जीके में तो मैंने आपको बता दिया क्या करना है, करंट में बता दिया क्या करना है, और जो ओवरऑल स्टैटिक जीके है उसमें हिस्ट्री पर फोकस करें, और ल्यूसेंट का जो मिसलेनियस पार्ट होता है उस पर फोकस करें। आपका एक सब्सटेंशियल पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। अब 1 महीने में आप उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो ये हो गया 30 डेज़ स्ट्रैटेजी आपकी ख़त्म। चैनल पर बहुत सारे एमपीसीजे के वीडियोज़ हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक भी दे देंगे, और कुछ डिस्क्रिप्शन में अगर हम लिंक नहीं दे पाए तो आप हमारी प्लेलिस्ट पर जाइएगा, जो एमपीसीजे जहाँ पर है प्लेलिस्ट में उस पर जाइएगा, उस पर आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। और अनअकैडमी पे हमारे एजुकेटर श्रद्धा श्रीवास्तव हैं, तो वहाँ पर जाके आप उनके भी लेक्चर्स देख सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नहीं चलिए, दैट्स ऑल नहीं है एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी है हमारी तरफ से एक। ये होता है जनरली एग्ज़ाम के बाद दिया जाता है, बट हम एक तैयारी को आपकी बूस्ट करने के लिए
आपको बता दे रहे हैं कि इस बार क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। देखिए पेपर के बाद वो सब बदल भी जाती हैं, तो हमारा अभी के लिए जो हमने पिछली बार से देखा है ट्रेंड, उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। देखिए 130 मार्क्स सेफ स्कोर होगा इस बार, क्योंकि एमपीसीजे का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाता है। अब इसके रीज़न्स देखिए, सबसे पहले इस बार वैकेंसी कम है, 123 वैकेंसी है। पहले 250 समथिंग थी, तब आपका 115 गया था पहला कट ऑफ, फिर बाद में खैर वो कम हो गया था, बट 115 इनिशियली गया था, जबकि पेपर पैटर्न बदल दिया गया था, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा थी, उसके बावजूद इतना कट ऑफ गया था। अब वैकेंसीज़ कम है और सबको पेपर पैटर्न का अंदाज़ा हो गया है, तो आप मान के चलिए सब तैयार हैं इस बार। और एमपीसीजे कट ऑफ हमेशा हाई जाता है। एमपीसीजे में क्लियर करना एक अचीवमेंट मानी जाती है, क्योंकि एक्सेप्शनली हाई कट ऑफ होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि ये नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, तो कई बार तुक्के भी सही निकल जाते हैं। और कंपटीशन हाई है इस बार, स्पेसिफिकली मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि आपने एचजेएस आरजेएस सब में देखा है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी प्रेडिक्ट किए गए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा गए हैं, क्योंकि बच्चे बहुत पढ़ रहे हैं, एस्पिरेंट्स बहुत जान लगा के तैयारी कर रहे हैं, तो कट ऑफ भी हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 130 इज़ द सेफ स्कोर फ्रॉम लॉसिफाइड साइट, कि हम ये मान के चल रहे हैं 130 आपके हैं तो आप सेफ़ हैं। हम ये नहीं कह रहे 130 कट ऑफ ही जाएगा, हो सकता है थोड़ा कम जाए, बट 130 आप ला रहे हैं तो हम मान के चल रहे हैं ये सेफ स्कोर है। अब डिपेंड करेगा थोड़ा बहुत पेपर पर, और पेपर के बाद तो हम देखेंगे ही फिर कि क्या बनती है सारी चीज़ें, सिचुएशंस कैसी होती हैं, उस हिसाब से कट ऑफ प्रेडिक्ट होगा। तो चलिए तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एमपीसीजे एस्पिरेंट्स, डीजेएस एस्पिरेंट्स, जो लोग एचजेएस मेंस देंगे, जो लोग आरजेएस मेंस देंगे, सबको ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू। और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम चैनल हमारा है, उसकी लिंक भी है, उसको ज़रूर जाके ज्वाइन कीजिए, आपको उस पर काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट मिलेगा।